वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो फ्रंट पेज पर कुछ न्यूज हैं, इनके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल वगैरह देखेंगे। ये जो न्यूज है ये आप लोगों को पता है कि कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कई जगह, तो उसको लेकर अभी फिलहाल जो है जो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा चीजों को टाइट करने की कोशिश कर रही है ताकि जो प्रोटेस्ट वाली साइट है उनको खाली किया जा सके। तो यहां पर जो बात निकल कर आ रही है ये है गाजीपुर वाले बॉर्डर के बारे में। तो गाजीपुर एरिया में जो बॉर्डर है वहां पर गवर्नमेंट को बोला गया, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि जो एंटी फार्म लॉ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस साइट को खाली किया जाए वहां से। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है मैंने आप लोगों को मैप में भी दिखाया था। यहां पर अगर देखिए तो ये हो गया गाजीपुर बॉर्डर। तो गाजीपुर बॉर्डर जो है अगर यहां पर आप लोग देखेंगे तो नोएडा के साथ में ये सटा हुआ है और यहां से ही वो जो प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था जब आप लोगों ने देखा था रिपब्लिक डे परेड वाले दिन। तो इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो आईएमएस कॉलेज है यहां पर इससे होता हुआ जाता था यार, बोला था कि आप लोग यहां से अपनी रैली लेकर जा सकते हैं, पर लेकिन यहां पर जो रूल और रेगुलेशन तैयार किए गए थे उनको फॉलो नहीं किया गया और जो चीजें थी वो एक अलग डायमेंशन में कन्वर्ट हो गई। तो वो सारा किस्सा आप लोगों को पता है कि कंट्री में क्या देखने को मिला, वो भी 26 जनवरी वाले दिन, जो कि काफी बुरी कंडीशन कंट्री के अंदर क्रिएट हो गई। अब इसमें किसके द्वारा वो सिचुएशन यहां पर क्रिएट की गई तो उसको प्रॉपर वे में चेक करना चाहिए। और बाकी यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है कि सेक्शन 144 यहां पर लगा दिया गया है। सेक्शन 144 लगाने का मतलब ये होता है कि 4 या फिर 4 से ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ में जो पर्टिकुलर एरिया है अगर वो पब्लिक के लिए कोई इनकन्वीनियंट जो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो एक हाईवे है जहां पर कंप्लीटली जो प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं, तो उसके चलते जो इनकन्वीनियंट जो वहां पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है तो उसके चलते भी यहां पर ये बोला गया है कि उसको खाली किया जाए। ये जो ऑर्डर दिए जाते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं। और आप लोगों को पता है जो उत्तर प्रदेश वाला जो ये एरिया है नोएडा वाला, ये उत्तर प्रदेश के अंडर में यहां पर जो आईएमएस वाला एरिया है तो यहां पर सेक्शन 144 लगाया गया है। तो इसका मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये डिसीजन लिया गया है। और इसी के साथ में यहां पर सेक्शन 144 जब लगाते हैं तो ये लगभग स्टार्टिंग में 2 महीने या फिर मैक्सिमम 6 मंथ तक आप लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से, पर लेकिन कई बार इसका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि सेक्शन 144 जो है हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम के बारे में बात करता है तो उसको यहां पर ये हनन करता है। पर लेकिन एक तरीके से आप लोग सोचिए, दो चीजें अगर आप लोग समझिएगा, एक साइड में मैं हूं, मेरे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एक साइड में आप लोग हैं, आप लोग फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे फंडामेंटल राइट आप लोग फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे फंडामेंटल राइट पे कुछ ना कुछ रोक लगाई देनी चाहिए। तो यहां पर यह माना जाता है कि सेक्शन 144 जब लगाया जाता है यहां पर, इसका मतलब ये होता है कि जो सबके जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए यहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग कई सारे ऐसे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, कई सारे ऐसे ऑफिस गोइंग लोग हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टेप उठाए जाते हैं। पर लेकिन कई बार इस सेक्शन का गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि रामलीला जो ग्राउंड था उसमें सेक्शन 144 लगा दिया गया सोते हुए लोगों के ऊपर। तो ये काम दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कई बार करती नजर आती है, चाहे प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो हो, ये हमेशा कई बार इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, और गवर्नमेंट है उनको भी, और किस तरीके से जो नॉर्मल चीजों को किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस देकर आना पड़ेगा। जो इस पर्टिकुलर मुद्दे में जो मुझे थोड़ी सी एक सोचने वाली बात लगती है वो ये है कि आज की डेट में आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग क्या करना है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप लोगों को चाउमीन पीनी है। आप लोग बोल रहे हैं सर कोल्ड ड्रिंक चाउमीन बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें नारियल पानी पसंद है। मैं बोल रहा हूं नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है भाई साहब, नारियल पानी में दूंगा ही नहीं आप लोगों को, आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इरिटेट हो गए, यार दिमाग खराब हो गया क्या इस इंसान का। तो वही बात है, आप लोग जिस लोगों के लिए ये 3 फॉर्म लेकर आए हो, इनके 3 लो जो आप लोग लेकर आ रहे हो, किसानों के लिए आप लोगों ने बोला कि ये लो लेकर आए हो, और किसान ही उस चीज से खुश नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इन लो को इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्यों प्रॉपर वे में चीजों को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट में जब इनको पास किया गया तो उस टाइम पर भी ये आरोप लगाया गया कि प्रॉपर वे में इनको डिस्कस नहीं किया गया, राज्य को भी प्रॉपर वे में कॉन्फिडेंस लेकर नहीं चला गया। क्योंकि जिन राज्य में सेम गवर्नमेंट है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कम से कम जो दूसरे राज्य हैं वहां पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना था। अब एमएसपी को लेकर अगर लोगों को डर लग रहा है तो उस एमएसपी को कम से कम आप लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए ताकि लोगों के अंदर का डर मिट जाए। तो ये चीजें हैं। तो इसी तरीके से जो फार्मर है वो कंप्लीटली बोल रहे हैं इनको रिपील कर दो, तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को डाइल्यूट करना चाहिए।
ताकि बातें आगे बढ़ सकें। तो दोनों साइड से अगर मिलकर काम करेंगे तो ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, वरना जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है वो और भी ज्यादा खराब होगी आने वाले समय में। और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देखिए, एक और कंडीशन ये है कि दोनों ही साइड में जो नुकसान पहुंच रहा है वो अपनी ही कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, ये बाहर के लोग नहीं है जिनको नुकसान पहुंच रहा है। तो अपनी ही कंट्री की गवर्नमेंट है, अपनी ही कंट्री के लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है, अपनी ही कंट्री के लोग हैं, तो क्यों ना बैठकर शांति में चीजों को सुलझा लिया जाए और सिचुएशन का हल करने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से अगर पैटर्न में चलेंगे तो सिचुएशन ठीक हो सकती है, वरना कंडीशन आप लोग समझ ही रहे हैं। इसी के साथ में एक छोटी सी बात है यहां पर, अगर आप लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ये न्यूज मुझे लगी यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है एचपी के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं यहां पर, तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं कि जो 63,000 का था वो लगभग 54,000 में दिया जा रहा है, जो 74,000 का था वो लगभग 64,000 में दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो मुझे लगा कि जिसके पास में लैपटॉप नहीं, अगर किसी को खरीदना है तो ये एक अच्छा ऑफर आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में ईएमआई वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रमोशन वगैरह नहीं है, बोलोगी सर प्रमोशन कर रहे हो क्या? प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन होता तो नीचे आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। मुझे लगा कि एक एक्चुअली कई सारे बच्चे जब भी मैं लेक्चर वगैरह बनाता हूं, मैंने कमेंट देखे कि सर कौन सा लैपटॉप यूज करते हो। देखो मैं लैपटॉप यूज करता हूं लेक्चर बनाने के लिए, तो मुझे हाई लैपटॉप चाहिए, रैम के हिसाब से लंबे समय तक पूरे दिन 24 घंटे खुला रहता है, मैक्सिमम 6-7 घंटे बंद होता है, 18 घंटे तो मिनिमम चलता है, कई बार भूल जाता हूं 24 घंटे भी चल जाता है। तो मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो प्रॉपर में काम कर सके। पर लेकिन आप लोगों को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो आप लोग कोई भी एक नॉर्मल सा लैपटॉप ले सकते हैं जो आप लोग के ऊपर या फिर आप लोग के पेरेंट्स के ऊपर कोई बटन भी ना डाले और आप लोग का काम भी चल जाए। तो उस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ठीक ठाक लैपटॉप 4 जीबी कम से कम उसके अंदर रैम हो, ठीक ठाक मेमोरी आज के डेट में सब में मिल ही रही है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी एवरेज अपने हिसाब से लैपटॉप देख सकते हैं। हाँ अगर पैसा है ठीक ठाक तो फिर आप लोग एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं। अगर लगता है कि यार काम चलाओ किसी तरीके से जुगाड़ बन जाए, तो बस पढ़ाई हो जाए, तो वो वाली चीज भी आप लोग देख सकते हैं। और एक रिकमेंडेशन ये भी है, लैपटॉप के कंपेयर में आप लोग टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक आसान तरीका होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, और फिर उसके हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर यहां पर ये आप लोगों के पास में जो टेक्नोलॉजी रहेगी अपग्रेडेड जो लेटेस्ट, तो उससे आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को यूज कर पाएंगे। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके द्वारा बोला गया कि और भी कई सारी वैक्सीन आने वाली है, जल्दी कोविड-19 को हम लोग कंट्रोल करेंगे। जयशंकर प्रसाद साहब के द्वारा बोला गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो रखी है और इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करना चाहिए, ये बात बोली गई है। इसी के साथ में यूएसए के 46वें प्रेसिडेंट जो अभी बने हैं जो बाइडन, इनके द्वारा बोला गया है कि बीजिंग जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे बाज आ जाएं, वरना कंडीशन झेलनी पड़ेगी। एक बात की जा रही है यहां पर मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में, इसका सेमीफाइनल तमिलनाडु और राजस्थान के बीच, ये तमिलनाडु जो है ये फेस करेगी राजस्थान और पंजाब जो है वो बड़ोदरा। तो इसी के साथ में जो निकल कर आएगा सेमीफाइनल के बाद में फाइनल, फिर यहां पर मुश्ताक अली ट्रॉफी का आप लोगों को फाइनल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी मगर मोटी बात है जो आप लोग देख सकते हैं। यहां पर एक और छोटी सी न्यूज है, यहां पर ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, एक किताब के बारे में। हमारी कंट्री के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है ये हामिद अंसारी साहब, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये बोला गया हैप्पी एक्सीडेंट, बोला गया बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। ये कलेक्शन ऑफ द फाइल है जो भी इनके ड्यूरेशन में देखने को मिली, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी बोली जा रही है। इसमें यहां पर इन्होंने, आप लोगों को पता है प्रेजेंट टाइम पे जो यहां पर गवर्नमेंट होगी, अगर पहला कोई किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है कोई भी, तो प्रेजेंट टाइम पे मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा। अपोजिशन की पार्टी में तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा। तो इनके द्वारा भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि आज की डेट में जो है हमारी कंट्री में से जो सेक्युलरिज्म है यानी कि धर्मनिरपेक्षता है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है। तो कई सारी ऐसी चीजें इनके द्वारा इसके अंदर किताब के अंदर बोली गई है। वो तो अगर आज के डेट में कोई भी अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट में से कोई अगर किताब लिखेगा अपोजिशन को क्रिटिसाइज करेगा, इसी तरीके से अपोजिशन वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो इनका क्रम आप लोग बोल सकते हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, तो उसमें आप लोग मत पढ़िए। ये इनकी दुनिया है, इसी दुनियादारी इसी तरीके से चलती है। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक किताब जो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहां पर जो बात की जा रही है, जो बिग टेक कंपनी है फेसबुक गूगल किस तरीके से अपना वर्चस्व फैला कर रखती हैं, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा, जानेंगे इसके बारे में। रसिया के अंदर एक ऐसा इंसान आ गया है जिससे व्लादिमीर पुतिन जो है वो डरने लगे हैं। तो आखिर ऐसा ये कौन इंसान है और कंडीशन क्या है, तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा काफी इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आप लोग समझ पाए अगर आगे भी न्यूज बन सकती है। रीजन ये क्योंकि अभी चीजें स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है आगे भी कई सारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिले, तो इसके ऊपर एक अच्छा सा नजरिया हम लोग डालेंगे ताकि आप लोग को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए। तो अच्छे से मतलब इसको एक ओवरव्यू दे दूंगा, फिर आगे भी अगर आर्टिकल आएंगे तो आप लोग उसको कोरिलेट कर पाएंगे।
साइड में जो आर्टिकल है दवाई के बारे में बात कर रहा है कि जैसे जैसे दवाई मार्केट में आ रही है तो लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और अभी हमारी कंट्री में कई सारी गाइडलाइन ऐसी हैं जो ओपन कर दी गई हैं, जैसे कि अब मूवी थिएटर में 50% से ज्यादा सीटें वो भर सकते हैं। इसी के साथ में जो स्विमिंग पूल वगैरह है उनको भी ओपन किया जा रहा है। तो एक लेटेस्ट जो गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है ताकि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको और सही डायरेक्शन दी जा सके। पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान भी साथ में रखना है, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें ओपन होंगी उसी तरीके से संक्रमण फैलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी फिलहाल जो ये इस तरीके से स्विमिंग पूल वगैरह है इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि किसी भी तरीके का बंदा उसमें आकर नहा सकता है। मैं तो ये बोलूंगा कि पब्लिक जो स्विमिंग पूल होता है नॉर्मली उनसे डिस्टेंस से बनाकर रखिए, क्योंकि इस तरीके से पता नहीं किस इंसान को क्या बीमारी है आकर वहां पर नहा रहा है और आप लोग उसके संक्रमित हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो घर पर आसानी से बाल्टी में पानी डालिए और मग्गा लेकर उससे नहाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइन बताई गई है। तो इसी के साथ में ये जो आर्टिकल है ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर आ गई है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी सारी बढ़ जाती है। अभी चाइना को फोकस में रखकर यह बात बोली गई है और ग्लोबलाइजेशन के मुद्दे पर बात की गई है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग समझेंगे। यह आर्टिकल जो है बेसिकली बोला जा रहा है कि क्रिकेट आखिर इतना फेमस क्यों है। चलिए आप लोगों से पूछता हूं, दूसरे गेम हो गए जैसे टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया या और दुनिया भर के गेम है, उनको छोड़कर क्रिकेट इतना फेमस क्यों है? अगर आप लोगों से पूछूं मैं कि आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है 50 शब्द में, तो आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये आप लोगों को बताना है। होलोकॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। 27 जो जनवरी को हम लोगों ने डे डिस्कस किया था, होलोकॉस्ट डे, उसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज है फ्राइडे को जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप लोगों को लगता है डिस्कशन सुनने के बाद में पीडीएफ चाहिए तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। इसी के साथ में ये आज का जो आप लोगों के सामने कार्टून है ये किस चीज को दर्शाता है, जो कि काफी बड़ा इश्यू बना अभी यहां पर। आप लोग इसके बारे में बताइए, आप लोग क्या दिख रहा है यहां पर। चलिए जो भी है आप लोग बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट एक वीडियो मैंने शाम अपलोड की थी यहाँ पर, ये सेक्शन 144 के बारे में, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया सेक्शन 144 के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बाकी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अब एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मली आप लोगों से पूछ लेंगे कि सेक्शन 144 क्या है, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग डी हैं तो आप लोग क्या डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग वो देखिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज चल रही है उनमें अपना आप लोग क्या निकाल सकते हैं जिससे कि आप लोग एग्जाम में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, अगर आप लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से रिलेटेड है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कल को आप लोग जिस एरिया में रह रहे हो, खुदा ना खास्ता उसी एरिया में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रेजेंट टाइम में, उन्हें कहते हैं किसी के साथ में अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो दूसरी गलतियों से सीख लो। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आप लोग अच्छे से आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री को दे पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। बात की जा रही है यहां पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और आज के डेट में जिनसे ये डरने लगे हैं, ये कई सारी जो न्यूज़पेपर है या फिर जो कई सारी जो न्यूज एजेंसी है उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि जो एलेक्स नेवल्नी है तो इनसे यहां पर डरने लगे हैं जो पुतिन साहब है। रीजन क्या है यहां पर? रीजन ये है कि आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के अंदर वो कितने लंबे समय से है, तो आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। पहले आप लोग यहां पर रशिया देखिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग जाओगे तो ये हो गया रशिया। रशिया कैसी कंट्री है? रशिया एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन का मतलब क्या होता है? ये यूरोप और एशिया दोनों के अंदर है। इसका कुछ पोर्शन आप लोगों को एशिया के अंदर नजर आएगा और कुछ आप लोगों को यूरोप के। जो यूरोप के अंदर पोर्शन है यहां पर मैक्सिमम ये छोटा सा एरिया है, पर लेकिन पब्लिक ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम जनता जो रशिया की यूरोप के अंदर रहती है, तो ये अपने आप को यूरोपियन बोलते हैं। और इसका जो एरिया है, एरिया वाइज अगर आप लोग बात करेंगे तो बड़ा एरिया है इसका एशिया के अंदर में, पर लेकिन कम लोग यहां पर रहते हैं। यानी कि जमीन के हिसाब से देखें तो ये एक एशियन कंट्री है और लोगों के हिसाब से देखें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसलिए इसको यूरेशियन कंट्री के नाम से आप लोग जानते हैं। यूरेशियन कंट्री में एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और वो वहां पर 2000 से वहां पर आज के डेट में काबिज है। पहले ये भाई साहब जो थे ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे, आज के डेट में ये प्रेसिडेंट है। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर थी, फिर ये प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर बन गई, और इन्होंने ये हरकतें कर दिया आगे आने वाले टाइम में कि 2036 तक ये यहां पर पावर में रह सके। आप लोग सोचिए, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं ये 2000 के आसपास में पैदा हुए होंगे और आज के डेट में लगभग 20 साल के हो गए हैं, अगर वो यहां पर रशिया में कोई 2000 में पैदा होगा तो ये समझिए उसकी आधी उम्र जो है वो व्लादिमीर पुतिन को देखते देखते गुजर जाएगी, यानी कि 2036 तक। तो कंडीशन कैसी रहेगी? तो सोचिए अगर ऐसा कुछ हमारी कंट्री में हो जाए तो कैसा लगेगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री, अच्छी बात यह है हमारी
सॉरी, हमारी कंट्री में जब पार्टी पावर में थी यहां पर कांग्रेस, तो उन्होंने आसानी से इलेक्शन होते ही अपनी सत्ता छोड़ दी, बीजेपी के हाथ में सत्ता दे दी। इससे पहले बीजेपी पावर में थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, वो जब हारे तो उन्होंने कांग्रेस के हाथ में सत्ता दे दी। सबसे प्यारी कंडीशन, सबसे प्यारी चीज मुझे अपनी कंट्री की ये लगती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो जनमत को एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई साहब हम लोग हार गए, और आराम से अपनी जो गद्दी है वो ट्रांसफर कर देती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कि आप लोगों को जनता ने वोट दिया है, जीता है, तो आप लोग अब यहां पर जनता के लिए सेवा कीजिए या फिर जो भी चीजें आगे लेकर चलिए। तो ये हमारी कंट्री में नॉर्मली देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर बात करें आप लोग, ये चीजें आप लोगों को रसिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। रसिया के अंदर जो पुतिन है वो एक डिक्टेटर की तरीके से काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है रसिया की जो करेंसी है वो इतनी कम हो चुकी है कि ₹1 के कंपेयर में अगर आप लोग इनकी करेंसी देखोगे रूबल, वो काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है, कहीं ना कहीं इतने नीचे आ चुकी है कि हमारी ₹1 से भी कम इसकी वैल्यू हो चुकी है। अगर अपनी करेंसी का, हमारी कंट्री का ₹1 हो गया, इनकी करेंसी होगी, उसको कंपेयर करेंगे तो ₹1 में वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि रसिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा बर्बाद है। आज के में रसिया इकोनॉमिकली एक सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। बड़ा रीजन क्या है, आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिनों पहले बताया भी था, कुछ ऐसी कंट्री हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। ये जो ऑयल प्रोड्यूस वाली कंट्री हैं, ये चाहती हैं कि ऑयल का प्रोड्यूस जो है मार्केट में इतना रहे ताकि उसका प्राइस बना रहे। आप लोग सोचिए, अगर मार्केट में आप लोगों को टमाटर खरीदने जाना है और टमाटर जो है हर एक ठेली पे मिल रहे हैं, तो टमाटर का प्राइस क्या ज्यादा होगा? नहीं, डाउन होगा। और पता चला पूरी मार्केट में एक ही ठेली पर टमाटर है, तो टमाटर का प्राइस हाई होगा। तो अगर मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है क्रूड ऑयल, जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं, तो कच्चे तेल में से लोग क्या निकालते हैं? पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं। ये क्रूड ऑयल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। अगर इस क्रूड ऑयल की वैल्यू जो है वो एक अच्छी वैल्यू रहे, तो जो कंट्री क्रूड ऑयल निकालती है उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। क्रूड ऑयल की वैल्यू अगर डाउन हो जाए तो फिर उनको कम पैसा मिलेगा, और वो डाउन कब होगी? तब मार्केट में क्रूड ऑयल ज्यादा है और खरीदने वाले कम है। ऐसा कब हुआ? जब कोविड-19 आ गया, खरीदने वालों की कमी पड़ गई क्योंकि सब चीजें ठप हो गई उस टाइम पर, तो क्रूड ऑयल की वैल्यू काफी ज्यादा डाउन आ गई। तो रसिया की खस्ता हालत होने लगी। ऑलरेडी रसिया की खस्ता हालत हो चुकी थी क्योंकि रसिया के द्वारा क्रीमिया हथिया लिया गया था यूक्रेन से, जिसके चलते इसको G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया और कई सारे सैंक्शन लगा दिए गए और G7 कंट्री बन गया G8। तो ये सिचुएशन जब देखने को मिली, तब से लेकर रसिया की जो उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, और ये लगभग 2014 से लेकर अगर अब तक का आप लोग एक एनालिसिस करोगे, आज तक का रसिया की जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, और ये पूरी हद तक कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो चुका है आज के में चाइना के ऊपर। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इसका काफी ज्यादा फायदा उठा रही है। इसी के साथ में जो लोगों की सैलरी है वहां पर काफी लंबे समय से उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, सैलरी ऐसी की ऐसी है वहां पर लोगों की। आप लोग सोचिए, आप लोगों की 10 साल से सैलरी ऐसी की ऐसी चल रही है, लोगों को यह लगता है कि वो इसी में जिंदगी अपनी बिता लेंगे। वहां पर एवरेज जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनका जो स्टैंडर्ड है रहने का, उसके हिसाब से जो सैलरी है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ये कई सारी चीज देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों के बीच में एक इंसान निकल कर आता है, ये जिनका नाम है यहां पर एलेक्स नेवेली, ठीक है। तो ये जो इंसान है, इनके द्वारा जो इनके करप्शन है वो सामने रखे गए, और खासकर रसिया के अंदर अगर आप लोग बात करिए तो काफी ज्यादा करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी आती है जिसमें इसके करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बातें सामने निकल कर आती है। तो यहां पर इन्हीं में से इनके करप्शन को दर्शाते हुए इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 6.25 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। इनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर ये बायोग्राफी, अभी यहां पर एक बायोग्राफी नहीं, एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में, ये यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन की इनके द्वारा लॉन्च की गई, तो इसमें इनके द्वारा बोला गया पुतिन पैलेस, यानी कि पुतिन का महल। तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्राइब, यानी कि जो सबसे ज्यादा करप्शन देखने को मिला उसके बारे में ये इनके द्वारा लॉन्च की गई। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 100 मिलियन व्यूज हो गए एक वीक के अंदर, यानी कि एक वीक के अंदर इसको 100 मिलियन लोग देख चुके हैं। 100 मिलियन लोग को बात करें तो आप लोग इसको 1000 लाख बोल सकते हैं, अगर मिलियन को आप लोग लाख में कन्वर्ट करें, और अगर करोड़ में आप लोग करेंगे तो 10 करोड़ लोग इसको देख चुके हैं। अगर रसिया की पॉपुलेशन की बात करें तो आप लोगों को लगभग 15 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो रशियन लोग हैं वो इसको देख चुके हैं, और इसी के साथ में आसपास के भी लोग इसको देख चुके हैं। तो इसके ऊपर जो ये वीडियो निकल कर आई, इतनी ज्यादा ये वायरल हो गई। रसिया के अंदर इसको कई जगह पर इसको बैन भी कर रखा है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको देखा जा रहा है। तो इसमें करप्शन के जो मुद्दे हैं यहां पर, जो पुतिन के, वो सारे यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंसान आज के डेट में एक ऐसा लीडर बन चुका है रसिया के अंदर, जो कि पुतिन को आगे अगर कोई हिला सकता है 2036 से पहले, तो वो इंसान है। आप लोग देखिए 2021 में खड़े हैं, तो लगभग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो पुतिन साहब चाह रहे हैं कि अभी 15 साल तो कम से कम और गद्दी पर बैठे रहें। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जनता जो है आज की डेट में वहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से इरिटेट फील कर रही है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है जो डिक्टेटरशिप का काम करता है। तो उसी को हिलाने के लिए अब ये यहां पर क्या रोल प्ले करेंगे, क्या इनको यहां पर जिंदा रहने दिया जाएगा, इनकी हेल्थ पर भी अभी अटैक किया गया,
इनको मारने की भी कोशिश की गई। इनके द्वारा इसमें जो वीडियो के अंदर बोला भी गया कि इस तरीके से मुझे यहां पर मारने की भी कोशिश की गई है। तो अभी रसिया के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी वो आने वाले टाइम में फिर से आप लोगों को ये इंसान न्यूज में नजर आएगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं यहां पर ये इनकी जो पुतिन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से बात करें तो पुतिन एक अच्छे इंसान है। अगर अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करते हैं, हमारे लिए हमेशा जो ये कंट्री है सपोर्ट में रही है मैक्सिमम टाइम। हालांकि अब न्यूट्रल हो गए, जब से हम लोगों ने अपना जो रवैया है वो थोड़ा यूएससी की टाइप को टिल्ट किया है, तब से चीजें थोड़ी सी डाउन हो गई हैं। पर लेकिन फिर भी ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है, उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि जो आज की डेट में आप लोगों को क्रिटिकली एनालाइज करना है, हमारी कंट्री में जो ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, यानी कि जो वैश्वीकरण देखने को मिला, उसमें हमारी संस्कृति और भाषा को किस तरीके से चेंज किया है। आज की डेट में अगर आप लोग देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं, हम लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें यूज करें। अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड को हमारे साथ में कनेक्ट करता है। ट्विटर पर अगर आप लोग हैं तो आप लोगों ने देखा हो कोई भी न्यूज है जरा सी देर में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगती है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। अगर कहीं पर भी कुछ भी चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट आज लोगों को, आप लोगों की कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर कि कल्चर जो है आज के में, वहां पर जो खाना पीना होता था, हमारी कंट्री में ऐसे ही खाना पीना खाने की कोशिश करते हैं। वहां पर जिस तरीके कल्चर कॉन्सेप्ट रहता था, हमारी कंट्री में भी वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वहां पर जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, हमारी कंट्री को अगर लगता है कि वो अच्छी चीजें हैं तो उनको फॉलो करने की कोशिश की जाती है। लैंग्वेज के तौर पर अगर बोलिए, एक इंग्लिश जो है वो एक ऐसी सुप्रीम लैंग्वेज आज के डेट में हो चुकी है। ये लगता है कि अगर ये लैंग्वेज आप लोगों ने सीख ली, देखिए लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी है, आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर एक पर्टिकुलर बंदा है जो हिंदी बोलता है, एक पर्टिकुलर बंदा है जो इंग्लिश बोलता है। अगर ये तीसरा बंदा है अपनी ही कंट्री का अगर देखेगा तो वो ये बोलेगा जो इंग्लिश बोलने वाला बंदा है, वाओ यार ये कितना होशियार बंदा है, इंग्लिश बोलता है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री पर अंग्रेजों ने रूल किया और हमेशा जो रूलर है उनको फॉलो किया जाता है, यानी कि जो रूल करने वाला है उनको फॉलो किया जाता है। अगर आप लोग बात करें जापान के अंदर जापानीज जो लोग बोलते हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। एक लैंग्वेज ही तो है, हो सकता है ये हिंदी बोलने वाला इंसान एक टैलेंटेड पर्सन हो, काफी अच्छे लेवल पर ये नॉलेजेबल पर्सन हो, पर लेकिन क्योंकि इंग्लिश नहीं जानता इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसके पास में टैलेंट नहीं है। तो ये रवैया जो देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन का जो मुद्दा निकल कर आया उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग इस तरीके से अपनी ही लैंग्वेज को हीन भाव में देखते हैं, तो ये एक उसका भी एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जहां पर भी पॉसिबल हो उसको हम लोग को फॉलो करके चलना चाहिए। और गवर्नमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा काफी अच्छे लेवल पर हिंदी को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर भी हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं आगे। पर लेकिन चीजें थोपना और चीजें करना वो भी चीजें हैं, अगर लोग एक्सेप्ट करें। जैसे साउथ इंडिया में कई बार साउथ इंडिया वाले बोलते हैं हमारे ऊपर इंग्लिश क्यों थोप, हिंदी क्यों थोप रहे हो, जो हमारी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो वो सारी चीजें आराम आराम से लेकर चलनी पड़ेगी। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो कल्चर, जो संस्कृति चेंज हो रही है, हम लोग कई सारे डे सेलिब्रेट करते हैं, हग डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, और ये रोज डे फलाना ढिमकाना, वो सारी वेस्टर्न कल्चर है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसमें भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। हमारी कंट्री में भी आज के दिन में आप लोग देखेंगे काफी लार्ज स्केल पर जो कपड़े पहनने का जो तरीका है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये आज के दिन में हम लोग जो अडेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी कल्चर चेंज हो रही है, हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसी के साथ में आप लोगों से डायरेक्ट ये एस्से के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इस तरीके के जो पॉइंट है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इस बार की निबंध उठाकर, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर बात करें अभी क्या न्यूज है उसको समझ लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। और अभी यहां पर 51वीं जो मीटिंग देखने को मिली ये दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिली। कब? यहां पर ये अभी जो जनवरी 2021 के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में जो थीम यहां पर है वो आप लोगों को देखने को मिली द ग्रेट रिसेट जो थीम है ये कोविड-19 के चलते थीम रखी गई ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलकर सब लोगों सुधार कर आज के में कोविड-19 से बाहर निकल सके। पर लेकिन इसमें जो लीडरशिप का रोल है वो लीडर अगर अच्छे से प्ले करेगा तो सारी चीजें नॉर्मल होती नजर आएगी। तो इसी के बारे में जो बातें बोली गई हैं वो ये है कि जो लीडर होते हैं उन लीडर को कम से कम समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके हाथ में अगर पावर आई है तो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। तो चाइना आज के दिन में एक लीडर बनकर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि चाइना को एक लीडर की तरीके से बिहेव करना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके से जाकर कोई भी हरकतें करने लगे, तो वो सिचुएशन चाइना को कंट्रोल करनी चाहिए। चाइना के प्रेसिडेंट को जब मौका मिला था पहली बार 2017 में दावोस की मीटिंग में बोलने का, तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिनके ये मौका मिला था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में, उसमें गैदर हुए काफी सारे लोग और इन्होंने ग्लोबल जो कैपिटलिज्म और इसी के साथ में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको काफी अच्छे से फॉलो किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला
नए नए प्रेसिडेंट चुनकर आए थे और ब्रेक्जिट का मुद्दा भी काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इनके द्वारा उस टाइम पर भी बोला गया जो दावोस के प्लेटफॉर्म पर, और अभी फिलहाल भी इनके द्वारा यही बातें बोलेगी कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को आगे लेकर चलना है। थीम तो लगभग आप लोगों को देखने को मिली वही है, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, जब भी यूएन में कुछ जाकर बोलते हैं तो 2-4 सेंटेंस स्टार्टिंग के अच्छे से रख लेते हैं, जो भी उनको सुटेबल लगता है, बाद में रिपीट कर देते हैं जो पुराना जो उनका बेसिकली राग होता है इंडिया को क्रिटिसाइज करने वाला। तो वो हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही फंडा इनके द्वारा किया गया है। सिमिलर थीम रही है 4 साल एगो जो इनके द्वारा बोली गई थी कि एक तरीके से ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करके चलना है, जो मैक्रो इकोनॉमी को अगर सुधारना है तो इक्वल जो यहां पर इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए। ये सारी बातें बोलने में अच्छी लगती है, पर लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि गिरगिट की तरीके से रंग बदलती है। उसकी हरकतें आप लोग समझ सकते हैं। इनके द्वारा मैक्सिमम जो कोशिश की गई है, फिलहाल 2 मैसेज देने की बात की गई यहां पर इनके द्वारा, जो फिलहाल अभी 4 साल से डोनाल्ड ट्रंप थे तो काफी ज्यादा टैरिफ यानी कि एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, जो टैरिफ वॉर चल रही थी, टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है कि 5G को हमले को इंप्लीमेंट करेंगे। इनकी कंपनी को कई सारे लोगों ने बाइकआउट भी किया जो चाइना की कंपनी थी। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। तो इनके द्वारा उसी के ऊपर कमेंट किया गया डोनाल्ड ट्रंप को लेते हुए कि हर एक कंट्री की यूनिक अपनी ओन हिस्ट्री है भाई साहब, हर एक कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री है, कल्चर है, सोशल है, सिस्टम है। तो ये सारा ऐसा कोई नहीं कि एक सुपीरियर है और दूसरा उसके नीचे है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूएसए एक सुप्रीम कंट्री और हम लोग उसके नीचे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी बातें यहां पर बताना चाह रहे थे। इसी के साथ में अहंकार, घृणा, पक्षपात, ये सारी चीजों से ऊपर उठकर पूरा एक तरीके से बोला जा रहा है कि हम लोग को एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, हिस्ट्री, कल्चर और सोशल जो सिस्टम है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो पर लेकिन यही बात हो गई कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहां पर, अभी आप लोगों को देखने को मिला कोल्ड वॉर लाइक कंडीशन बन गई। तो चाइना और यूएसए आमने सामने आकर खड़े हो गए, तो न्यू कोल्ड वॉर इसको बोला गया। पहली कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसआर के बीच में थी, जो कि विघटन होने के बाद में रशिया बन गया। ऐसी कोल्ड वॉर अभी देखने को मिली। तो इसको कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, ट्रेड वॉर, टेक वॉर, कई सारे नाम इसको दिए गए। तो ये कई सारे जो नाम थे यहां पर, ये कहीं ना कहीं एक ऑल ओवर वर्ल्ड पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आए। ऐसा माहौल यहां पर सिचुएशन क्रिएट होगी। दावोस की जो स्पीच है अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो इनके द्वारा जो फोकस किया गया, ये फोकस तो कर रहे हैं कि सबको एक साथ में लेकर चलना चाहिए, ये मोदी जी वाला नारा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन बोल रहे हैं, उसको लेकर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये अपनी सुपरमेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके द्वारा अपने पर्टिकुलर एरिया में अपने पड़ोसी देशों को परेशान किया जाता है तो वो यहां से दिखाता है। पड़ोसी देश जब मैं बोल रहा हूं तो ताइवान आप लोग देखते हैं, ताइवान को ये जीने नहीं देते हैं, हांगकांग को ये जिंदा रहने नहीं देते हैं, फिलीपीन के ऊपर ये चपेट लगाते रहते हैं, जापान को कई बार, जापान हालांकि जापान एक अलग कंट्री हो गया, पर फिर भी इनका आइलैंड को लेकर कई सारा दोनों का मुद्दा रहता है। वियतनाम के साथ में इनकी झड़प चलती रहती है साउथ चाइना सी के अंदर। हमारी कंट्री में जो एलएसी वाला रीजन हो गया वहां पर ये बार बार गेड़ी मारकर बैठ जाते हैं आकर। तो ये सारी सिचुएशन अगर आप लोग देखिए तो ये बोलने के लिए, अपने आप को स्पीच देने के लिए, जब उन्हें कि शेर को सवा शेर मिल गया तो इन्होंने अपनी दुम दबा ली, और जब वो सवा शेर साइड में हो गया तो फिर ये दूसरे के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाने लगी। तो वही कंडीशन है यहां पर। तो इनके द्वारा जो स्पीच यहां पर दी गई है, ये कहीं ना कहीं अभी आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। चाइना और इंडिया के बीच में लगभग 16 घंटे की बात चली कि भैया सिचुएशन को नॉर्मल कर लेते हैं, पर लेकिन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा यहां पर ये। फिर भी जो यहां पर चाइना के द्वारा अभी रिसेंटली अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में, तो चाइना वहां पर जो बोल रहा है और जो कर रहा है, कथनी और करनी में डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाएगा। चाइना की जो मिलिट्री अगर बात करें, जो पोस्चर है, जो माइंडसेट है, वो ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम पर जब लोग जो है महामारी से जूझ रहे हैं तो ये भाई साहब सबकी जमीन हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में इनके द्वारा 8 बॉम्बर, अभी 23 जनवरी की बात कर रहा हूं, और 4 फाइटर जो थे यहां पर ये भी ताइवान वाले रीजन में भेज दिए गए इनके द्वारा। ताइवान एक कंट्री होगी भाई साहब, चलो चाइना एक ताकतवर कंट्री होगी, ताइवान कुछ बोलेगा नहीं, तुम जाकर दादागिरी दिखाकर वहां पर आ जाओ। तो एक तरीके शोकेस हो गया ना ये कि हम लोग पावरफुल हैं, हम लोग जो भी करेंगे, तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो वो वाली बात होगी। तो बिग मिलिट्री पावर जो है छोटी छोटी पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो चाइना भी वन ऑफ देम है जो ऐसा काम कर रही है। तो चाइना को समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको साथ में लेकर चलने की जरूरत होती है, तभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहती है। तो ये था यहां पर पूरा मुद्दा जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल है यहां पर जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये ग्लोबल एंटी ट्रस्ट के बारे में बात की जा रही है। एक तरीके से आज के दिन में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे 2 का उदाहरण लूंगा, फेसबुक हो गया और एक तरीके से गूगल हो गया, ठीक है। फेसबुक के अंदर ही आप लोगों को इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप देखने को मिल जाएगा। तो आज की डेट में क्या किया जा रहा है, काफी सारे लार्ज स्केल पर एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज ये बोलते थे कि इंडिया के साथ में बस हम ही व्यापार करेंगे, किसी और को नहीं आने देंगे हम लोग। उन्होंने यहां से फ्रांस को भगा दिया, पुर्तगीज को भगा दिया, अपना अपना वर्चस्व यहां पर दबा के रखा। तो उनका कहना यह था कि भैया हम लोग ही बस यहां पर अपना व्यापार करेंगे,
बिल्कुल ऐसे ही आज के डेट में जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो इनका कहने का मतलब ये कि आज के डेट में कोई भी ऐसी कंपनी मार्केट में आएगी जो हमारे फील्ड में हमको अपोज करने की कोशिश करेंगी, तो उसको खरीदकर हम लोग कंपटीशन यहां से हटा देंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मोनोपोली क्रिएट करने वाली बात होगी, खरीदकर साइड में डाल दो उसको और फिर उसको बर्बाद कर दो। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां से इसकी समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो ग्लोबल है, अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर अगर यूज की जाती है गूगल, तो कुछ भी अगर सर्च करो तो आप लोग बोलते हैं गूगल बाबा, तो गूगल बाबा में सर्च करोगे तो बताएगा। तो गूगल बाबा आज के में ऐसा हो चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्चस्व गूगल बाबा का हो चुका है। अभी रिसेंटली यहां पर बात करें यूरोपियन यूनियन और यूएसए के अंदर जो मोनोपोली यहां पर क्रिएट की जा रही थी बिग टेक कंपनीज के द्वारा, स्पेशली फेसबुक और गूगल, उसको लेकर कई सारी इन्वेस्टिगेशन जारी की गई है कि आखिर ये कैसे अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों को बताऊं यहां पर, ये तो गूगल है ना, ये एक तरीके से एप्लीकेशन जो प्रोग्राम इंटरफेस का जो यूज किया जाता है, ये ऑलमोस्ट सारे एरिया में, अगर कहीं पर आप लोग जान रहे हैं तो यार आप लोग बोलेंगे गूगल मैप खोल लो भाई साहब, ठीक है। तो ये कहीं पर भी अगर लॉजिस्टिक या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनीज है वो सब इसको यूज कर रही है। फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो ऑलमोस्ट और कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड फेसबुक पर अपना प्रचार प्रसार करती हैं। तो सुंदर पिचाई के द्वारा भी बोला भी गया कि गूगल जो है रिसेंटली सर्च इंजन को एक्सपेंड कर रही है ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके कि कोविड-19 की जो रिकवरी है या फिर कोविड-19 की जो वैक्सीन इनके दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लेवल पर चल रहा है। तो ये ऐसी कंपनी है आज के दिन में, ये किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। गूगल के अंदर यूट्यूब आ जाता है, अगर यूट्यूब की बात करूं तो ये ऐसी कंपनी है जो कि आज के दिन में लाखों लोगों को जॉब देती है। और इसी के साथ में ये ऐसी कंपनी है, ये किसी एक कंट्री के अंदर नहीं है कि अगर कल को एक कंट्री चाहे यहां पर इनको बंद कर दे कि ये बंद हो जाएंगी, नहीं, ये अलग अलग कंट्री में अपना बेस बना चुके हैं, इसलिए इनको एमएनसी बोलते हैं, इनके मल्टीनेशनल कंपनी इनको बोलते हैं। तो एक कंट्री में इनका वर्चस्व नहीं है, अलग अलग कंट्री में आप लोग इनको देख सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करूं तो यहां पर सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं तो क्वेश्चन ये है पॉलिसी मेकर के सामने कि ऐसी कंपनी को टैकल कैसे करना है जो मोनोपोली क्रिएट कर चुकी है। ये तो भाई साहब वो हो गया कि बस हम ही हम हैं, तुम तो नहीं रहोगे अब कम से कम, तो वो वाली कंडीशन हो गई। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है जो छोटे छोटे जो प्लेयर है मार्केट में उनके लिए सर्वाइव करना। और ये मोनोपोली क्रिएट कर उसको गलत तरीके से मिसयूज करती है। पता चला गूगल में जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, सर्च करने पर गूगल उसी को दिखा रहा है जो उसके प्रोडक्ट हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी था, अगर फेसबुक पर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो वीडियो ज्यादा सपोर्ट की जाती है, और अगर किसी वीडियो का मैं लिंक डालता हूं फेसबुक पर, यूट्यूब की जो वीडियो होती है, तो जो फेसबुक पर उसको सपोर्ट ही नहीं करता, फेसबुक उसको रोक देता है वहीं पर ही। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये यूट्यूब का प्रोडक्ट हो गया, यूट्यूब पर अपलोड किया तो उसको क्यों सपोर्ट करेगा। एक तो मतलब हो गया ना कि उस पर यूट्यूब को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर फेसबुक की वीडियो डालो तो फेसबुक किसलिए सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर ही अपलोड की गई है वो, तो उसको सपोर्ट करता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट किया जाता है और दूसरे को प्रोडक्ट को ये हटाने की कोशिश की जाती है। पहले ऐसा फंडा था, अगर मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता था तो ट्विटर के साथ में वो लिंक था, ट्विटर पर अपने आप वो वीडियो पहुंच जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब ट्विटर पर अलग से डालनी पड़ती है वो, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो YouTube है वो सपोर्ट कर रहा है ट्विटर को, ठीक है, अपने आप में ही बिना कुछ कंडीशन के। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती थी। तो ये सारे एक दूसरे के साथ में जो लिंक है वो डिसकनेक्ट कर रहे हैं ताकि अपना वर्चस्व बनाया जा सके। तो ये इस तरीके से अगर इनको ये काम कर रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए, कैसे इनकी मोनोपोली जो हो चुकी है उसको क्रिएट किया जाए। आज के दिन में आप लोगों को पता चला कि भैया व्हाट्सएप ने कैसी कैसी हरकतें करी, कई सारे लोग सिग्नल और टेलीग्राम पर चले गए। पर फिर भी अगर बात करें कि नेटवर्क इफेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, अगर जिस एरिया में सारे ज्यादा मैक्सिमम जो लोग किसी चीज को यूज करें उसकी सर्विस उतनी ही ज्यादा अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप पर आसानी से आज के डेट में आप लोग नेटवर्क वगैरह अगर देखेंगे तो व्हाट्सएप पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा ज्यादा बेटर देखने को आप लोगों को मिलेगा एज कंपेयर टू सिग्नल और टेलीग्राम के कंपेयर में। तो ये नेटवर्क इफेक्ट यहां पर रहता है, जहां पर ज्यादा लोग उसको यूज करें तो उसकी सर्विस उतनी ही ज्यादा बेटर होती चली जाती है। तो इसी के चलते आज के दिन में भी व्हाट्सएप का नेटवर्क इफेक्ट जो है वो टेलीग्राम और सिग्नल यूज करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों ने डाउनलोड तो कर लिया पर उतने लार्ज स्केल पर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना है यहां पर राइटर का। तो कहने का मतलब अगर ये है यहां पर, अगर कल को ये कंपनी अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है तो क्या हम लोग उस लेवल पर हैं कि यहां पर इनको टैकल करके चल सकें। क्योंकि अगर बात चला गूगल इंजन बंद कर दिया तो कैसे यहां पर आज के में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्या कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास में है। तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है आज के में उनको चाइना वाला काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अपने लिए अपना कोई अलग से इंडिपेंडेंट सर्च इंजन तैयार कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरी दुर्घटना कल को देखने को मिले तो यहां पर अपना सर्च इंजन जो है उसको यूज किया जा सके और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हटाई जा सके। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, जो भी आप लोग अपने दिमाग में इसको लेकर सोच रहे हैं। बात की जा रही है एक पर्टिकुलर डे के बारे में जो मैंने आप लोगों से, जो नैनो मैगजीन आती है उसमें डिस्कस भी किया था आप लोगों से। यहाँ पर देखिए कई सारे बच्चे मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तो देखिए एक बच्चा है यहाँ पर, उसके द्वारा ये लिखा गया
कि सब जब से मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कराऊं मॉर्निंग में, तो सर मेरी हेल्थ जो है काफी लार्ज स्केल पर इंप्रूव हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से शाम को टाइम पर सोता हूं और सुबह को टाइम पर उठता हूं। तो इसकी वजह से आज की डेट में अगर मैं अपनी हेल्थ देखूं तो मेरा कहीं ना कहीं जो मोटापा है वो भी कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते गरम गरम पानी पीता हूं, नॉर्मल तरीके से मेरा दिन स्टार्ट होता है और उठते हुए मॉर्निंग में अच्छा लगता है। इवन मेरे घर वाले सो रहे होते हैं और मैं उठ जाता हूं, तो इससे ये लगता है कॉन्फिडेंस भी आता है। पहले घर वाले उठाते थे, पापा बोलते थे आगे उठ जाओ सोते रहोगे, तो वो जो स्टार्टिंग ही पॉजिटिव वाइब से स्टार्ट होती है, शाम तक बहुत अच्छे से काम कर पाता हूं। तो अगर रियलिटी में आप लोग मॉर्निंग से अपना दिन स्टार्ट करना चाहते हैं तो यार देखो, आप लोग अगर मॉर्निंग आप लोग की अच्छी होगी ना तो पूरा दिन आप लोग का अच्छा जाने के चांसेस हैं। अगर मॉर्निंग में ही धक्के मारकर उठाया जाएगा, आप लोग गाली देकर उठाया जाएगा, तो इवनिंग तक आप लोग के अंदर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कोशिश करो कि अपनी मॉर्निंग अच्छे से स्टार्ट करो। जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने गोल के बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, तो आप लोग अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो ये कोशिश करो कि जो भी बच्चे देखो उठ रहे हैं, ठीक है, कम उठ रहे हैं पर लेकिन जो भी उठ रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो आप लोग भी उठो, शाम तक देखते हो ना चीजों को, तो क्यों ना सुबह उठकर उसको निपटा लो। और अब तो मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल होता जा रहा है, जनवरी खत्म हो रही है, फरवरी आ रही है, तो अब तो और भी चीजें आप लोग को नॉर्मल नजर आएगी। तो कोशिश करो इसको अपना लाइफ का पार्ट बना लो यार, फिर देखना क्या चेंज आप लोग की लाइफ में आता है। अभी बात करें अगर विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट के बारे में, मैंने आप लोगों से बात की थी पीआईबी वाली वीडियो में, तो इसको सर्वनाश या फिर प्रलय के नाम से भी जानते हैं। ये किसके नाम पर बोला गया? जब नाजी रिजीम यानी कि नाजी जो रूलर थे उनके द्वारा यहां पर 6 मिलियन ज्यूस और लगभग 11 मिलियन अदर लोग, तो इतने सारे लोगों को यहां पर जब मौत के घाट उतारा गया, तो यहां पर उसकी याद में ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन देखने को न मिले। 27 जनवरी 2021 को भी ये डे सेलिब्रेट किया गया और इसमें थीम जो रखी गई, बोला गया फेसिंग आफ्टर मथ जो रिकवरी एंड जो यहां पर रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द होलोकॉस्ट, यानी कि क्या क्या रिकवरी होनी चाहिए, क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या क्या सिचुएशन रहती है जो फेस कर आगे बढ़ते हैं, तो उसके बारे में बात की जाती है। होलोकॉस्ट ऐसा था कि यहां पर लोगों को एक जगह इकट्ठा कर मार दिया गया, किसी को किसी तरीके से मार दिया गया। बेसिकली यह था कि अपनी रेस को सुपीरियर दिखाना है और दूसरों को खत्म करना है। तो ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिला। तो लोगों को इंपावर किया जाता है ताकि ऐसी जो चीजें हैं, कोई हेट क्राइम है सोसाइटी में, वो चीजें उनको रोका जा सके। यहूदी विरोधी, ये इंटॉलरेंस, जातिवाद और असहिष्णुता देखने को मिली। तो ये कई तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो कंडीशन निकल कर आई। आज के डेट में भी हम लोग कई बार ऐसी हेट स्पीच सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जो दो कम्युनिटी को लड़ाने का काम करती है, तो उससे हम लोग को कम से कम बचना चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें पेंडेमिक के टाइम पर जो कई सारी ऐसी मुद्दे देखने को मिले जो लोगों को ऐसे गुमराह करने की भी कोशिश की गई कई सारे एरिया में, तो वो भी हम लोग को रोकना पड़ेगा। और यूएन भी इसके ऊपर काम करता है, तो ये सारी चीजें जो है एक पीस के मैटर में आप लोग को आगे लेकर चलनी पड़ेगी। यूएन प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, जो ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को अगर नॉलेज रहेगी तो लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आज के डेट में आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को पता हो एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है, तो आप लोगों को अगर कोई बहकाने की कोशिश करेगा तो आप लोग उसके बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो आप लोग चीजों को नॉलेज रखने की कोशिश कीजिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो इस धरती पर। आप लोग अपनी नॉलेज से उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए कि जो चीजें बोली जा रही है वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर गलत है तो वहीं पर ही रुक जाइए। तो आप लोगों की माइंड जो दे रखा है उसको यूज कीजिए और क्षमता है आप लोगों के अंदर ये चीजें अच्छे से यूज करने की। तो लोगों के अंदर पावर होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे कोई गलत कर रहा है घर में, कोई गलत कर रहा है गवर्नमेंट में, कोई गलत कर रहा है आज के दिन में कहीं पर भी, और आप लोगों को लगता है ये गलत है और आप लोग जानते हैं कि सही क्या है, तो आप लोगों को उसको रोकना चाहिए। पर लेकिन जब तक नहीं तब तक आप लोगों को सही न लगे। पता चला सामने वाला सही बोल रहा है और आप लोग लगे पड़े हैं कि भैया गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। नहीं, पहले ठोक पीट कर अपने आप को चेक कर लो कि आप लोग सही हैं या फिर गलत हैं, फिर आप लोग उसको फॉलो कीजिए। इसी के साथ में बात करें अगर, तो रूट को जो रहता है हेट क्राइम का वो समझना पड़ेगा। कई बार अपना फायदे के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी रोटी सेकती हुई नजर आती है, लड़ाई कराकर इस तरह की कंडीशन सोसाइटी में देखने को मिलती है। कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जिसको भी लगता है कहीं पर वो इसको एंजॉय कर सकता है तो ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि उसको वोट बैंक से मतलब रहता है। ठीक है, अगर वोट बैंक से मतलब नहीं रहता तो आज के दिन में भी हम लोग, आज के दिन में अगर बात करें हमारी कंट्री को, आप लोग देख सकते हैं कि 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं आजाद हुए, फिर भी हमारी कंट्री इतने लार्ज स्केल पर रिलीजन, कास्ट, रीजन, इन सब चीजों में डिवाइड हो रखी है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है सारी कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रही हैं, जिस तरीके से जो जनता है उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। वरना आज की डेट में कम से कम हमारी कंट्री में चीजें इंप्रूव वर्जन आप लोग को दिखाई देता, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो अगर थोड़ा सा रियलाइज करेंगे तो कंडीशन को सुधारने की कोशिश की जाएगी। एक रेशनल चॉइस आप लोगों को देखने को मिलेगी लोगों के पास में, यानी कि एक सक्रियता समझदार तौर पर सामने निकल कर आएंगे, क्रिएट करेंगे पीसफुल और सस्टेनेबल सोसाइटी, ताकि आपस में नहीं लड़ेंगे और क्या सही है क्या गलत है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्रिकेट इतना फेमस क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी ऐसी चीज जो जनता को अपने साथ में कनेक्ट करके ले जाती है वो फेमस हो जाती है। एक कल्चर क्रिकेट की हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। घर पे कोई बच्चा है, वो कोई भी अगर एक डंडा हाथ में लेगा तो वो भी सोचेगा कि क्रिकेट की तरीके से उसको बैट बना लिया जाए। आप लोगों को देखने को मिलेगा टेबल टेनिस हो गया, या हमारी कंट्री के जो लोकल गेम आप लोग आज के में अगर देखें, हॉकी हो गया, या फिर फुटबॉल के बारे में बात कर लीजिए, ये आप लोग बास्केटबॉल के बारे में बात कर लीजिए, तो इनके लिए ना तो प्रॉपर वे में इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर खेलने के लिए आप लोग क्या करना है, नॉर्मली एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए, आप लोग कहीं पर भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग को टेबल टेनिस खेलना है तो प्रॉपर एक आप लोग को सेटअप चाहिएगा उसके लिए। इसी के साथ में अगर आप लोग को आज के में बास्केटबॉल खेलना है तो उसके हिसाब से भी आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक सेटअप काफी ज्यादा जरूरी है। और क्रिएट अवेयरनेस इकोसिस्टम तैयार करना, अगर जिस पर्टिकुलर फील्ड में प्लेयर अच्छे अच्छे निकल के आते हैं, शूटिंग में आप लोग देखिए, एक टाइम पर कोई ज्यादा दबदबा नहीं था, आज के में हमारी कंट्री में शूटिंग में सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ये आगे निकल कर आ रहा है। तो सोसाइटी में कैसी चीजें चल रही हैं और कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसे टेनिस के बारे में बात करिए तो अलग अलग लीडर निकल कर आ गए हैं, तो उनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे अच्छे आज के में हमारी कंट्री में प्लेयर आ गए हैं। कोचेस की बात करें तो क्रिकेट में काफी अच्छे अच्छे कोच है, दूसरे एरिया में ज्यादा अच्छे बेटर तरीके के कोच नहीं मिलते हैं। तो ये कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है। सबसे पहले तो आप लोग अवेयरनेस की बात कीजिए, दूसरा आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, तीसरा आप लोग यहां पर बात करते हैं जो भी कोचिंग जो सिस्टम होता है उसके बारे में अगर बात करिए, प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो रीजन है काफी बड़ा बोल सकते हैं। तो कई सारी ऐसी रीजन है जो फंडिंग प्रॉपर में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जिस तरीके से रिकॉग्नाइज मिलना चाहिए, क्रिकेट में अगर कोई आ गया तो ये समझते हैं भगवान आ गया, पर लेकिन उसी के चलते दूसरे फील्ड के जो लोग हैं उन्होंने अगर ब्रॉन्ज या गोल्ड मेडल भी जीत रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं आज के में अपनी जिंदगी जो है नॉर्मल तरीके से व्यतीत करते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो ये कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है जिसके चलते ऐसा माहौल है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ में अगर लेक्चर आप लोगों को लग रहा है अच्छा है तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सारी पीडीएफ इकट्ठी यहां पर मिल जाएंगी आज तक के, ठीक है। पॉलिटी की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगी, हैशटैग पॉलिटी लिखकर सर्च कीजिएगा यहां पर जाकर, तो पॉलिटी की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।